अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, होप सो यू आर ऑल वेल। तो ये हमारे टेस्ट नंबर 1 की डिस्कशन है, जिसमें हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेटालॉइड। आपको बेहतरीन तरीके से इल्म होना चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कितनी जो है ना वो मेटालॉइड्स हैं। मेटालॉइड्स बेसिकली हम बोरॉन को और एलुमिनियम को भी कहते हैं। आम तौर पर कभी कभार इनको भी हम मेटालॉइड बोल सकते हैं। इसी तरह जो बहुत ज़्यादा कही जाने वाली हैं, जो कि कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड हैं मेटल, उनमें सबसे पहले है सिलिकॉन है, मेटालॉइड सिलिकॉन है। उसके बाद जर्मेनियम भी है, आर्सेनिक भी है, उसके बाद एंटीमनी भी है, SB यानी एंटीमनी भी है, और टेलोरियम भी है। ये जो है कॉमनली जिनको हम कहते हैं कि कॉमनली अवेलेबल हैं मेटालॉइड्स, और ये वाले जो होते हैं ये रेयरली होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एस्टेटीन, और उसके बाद हमारे पास पोलोनियम जो है, पोलोनियम और एस्टेटीन, ये वाले जो हैं इनको हम कभी कभार कह देते हैं कि ये भी मेटालॉइड्स हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द एलिमेंट विद अटॉमिक नंबर 18 बिलोंग्स टू ग्रुप एंड पीरियड। अटॉमिक नंबर 18 है, ग्रुप और पीरियड कौन सा होगा उसका? सबसे पहली बात है कि जो हमारा पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट आते हैं, दूसरे में 8 एलिमेंट आते हैं, तीसरे में भी 8 एलिमेंट आते हैं। तो इट्स मीन कि ये 2 8 8 18 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि पीरियड नंबर 3 आ जाएगा हमारे पास। और ग्रुप नंबर कौन सा होगा? पीरियड नंबर 3 आ गया ये वाला। और ग्रुप नंबर कौन सा होगा? ऑब्वियसली ये ऑर्गन बनता है हमारे पास, और ये ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसको हम बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि आखिरी शेल से, वैलेंस शेल से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ करती है, लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। उसके डिफरेंट फैक्टर हैं जो कि हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो एलुमिनियम तीसरे ग्रुप का मेंबर है, मैग्नीशियम दूसरे का है, फास्फोरस जो है नाइट्रोजन फैमिली का है, और सिलिकॉन है जो कि कार्बन यानी 14 ग्रुप नंबर 4 या 14 का मेंबर है। तो इट्स मीन कि फास्फोरस जो है वो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे है पीरियड में। सो दिस फास्फोरस का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो ऑल दी प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट। देखें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम बोलते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। आपने कभी देखा होगा मैंगनीज़ होती है +7 से -7 तक ऑक्सीडेशन शो करती है, डिफरेंट यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है ना वो नहीं होती इसमें। सो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है ये फिनोमिना ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स यानी यूरेनियम के बाद के जो होते हैं वो शो करवाते हैं, जिनका जो अटामिक नंबर है 92 से बाद में शुरू होता है, उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स का नाम बोलते हैं, और वही नेचुरली रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। और कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की यानी कि ग्रुप की। और कलर भी होते हैं इन कंपाउंड्स के, और कलर किस वजह से होते हैं? डी ट्रांजिशन की वजह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट इंक्रीज अप टू ग्रुप 4। देखें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अप टू 4 तक जाते हुए इंक्रीज़ करता है, लेकिन उसके बाद डिक्रीज़ करता है, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज़ करता है तो पीरियड 3 में अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 विच हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ज़ाहिर सी बात है, कहता है कि पीरियड नंबर 3 हो और किसका कम होगा, तो एक्सट्रीम साइड के ऊपर वो आर्गन है। तो आर्गन का जो होगा वो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट।
जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर, ऑक्साइड ऑफ विच एलिमेंट इज़ बेसिक। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि मेटल जो होती हैं, मेटल हमेशा जो होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। आप सोडियम के ऑक्साइड देखेंगे, पोटाशियम के देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, यानी जो भी मेटल होगी वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगी। और जो नॉन मेटल होगी, नॉन मेटल जो होगी वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगी, एसिडिक होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन NO है, यानी जितनी भी नॉन मेटल आपको मिलें कि उसने ऑक्साइड बनाए हुए हैं तो इट्स मीन कि वो क्या होगी, एसिडिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें, नॉन मेटल है एसिडिक होगी, नॉन मेटल है आयोडीन एसिडिक होगी, कैल्शियम मेटल है इट्स मीन ये बेसिक होगी, और लेड जो है, लेड आपको पता है कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी दोनों की तरह बिहेव कर सकती हैं। एलुमिनियम भी इसी तरह ही है, जो कि लेड हो गया, बरीलियम हो गया, जिंक हो गया और एलुमिनियम हो गया। ये 4 याद रख लें, ये हमेशा एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। कौन से? एलुमिनियम, बरीलियम, जिंक और लेड Pb, ये 4 के 4 जो होते हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद देखिए जी 7 नंबर, द एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप, यानी ऑफ ग्रुप 1b के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनको हम कोइनेज मेटल बोलते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं, इनको हम कोइनेज मेटल बोलते हैं। देखें, जो कोइनेज मेटल होती है ना, इसमें कॉपर आता है, सिल्वर आता है और गोल्ड आता है, ठीक हो गया। ये कोइनेज मेटल होती हैं और 1b से ताल्लुक़ रखती हैं। और सिल्वर याद रखिएगा कि वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर इन होल एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स में सबसे जो अच्छा कंडक्टर है ना वो सिल्वर है। उसके बाद देखें जी, कहता है कि कोइनेज मेटल होगी, ट्रांजिशन मेटल, नॉन टिपिकल। देखें, नॉन टिपिकल जो होती हैं, याद रख लीजिएगा 32, एक वर्ड याद रख लें, यानी 32b, यानी 3b और 2b, ये जो होते हैं ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, यानी झूठ मूठ की ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम नॉन टिपिकल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, थर्ड ग्रुप को। और 3b और 2b ग्रुप को हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? पहले दोनों जो ग्रुप हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। हु इंट्रोड्यूस द ज़ीरो ग्रुप, ज़ीरो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाने वाला मोज़ले है, ठीक है। और मोज़ले ने ही एटॉमिक नंबर के ऊपर एक्सरे स्टडी की थी, याद रखिएगा। अलॉन्ग द पीरियड हाइड्रेशन एनर्जी, याद रखिएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है उसका रिलेशन होता है चार्ज टू मैस रेशो के साथ, ठीक है। अब मैस हाइड्रेशन एनर्जी कहता है पीरियड में क्या होती है? पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आप लोगों को इल्म है कि जो मैस होती है वो डिक्रीज़ होती है, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए। जब मैस डिक्रीज़ होगी इट्स मीन कि ये इंक्रीज़ होगी। इसमें से ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, हाइड्रेशन एनर्जी की ये वाली होगी कि अगर मैस कम होती है तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, और अगर मैस ज़्यादा हो रहा है तो इट्स मीन कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो कम हो रही होगी। और इसके अलावा सिमिलरली जो लेटेस्ट एनर्जी होती है उसका भी रिलेशन इसी तरह ही होता है, लेटेस्ट एनर्जी का रिलेशन भी इसी तरह ही होता है। उसके बाद 10 नंबर, द रेजिड्यू विच लेफ्ट ओवर द फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन जब हम कर लेते हैं तो वो वाला रेजिड्यू जो ऊपर रह जाता है उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है उसको हम फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कंट्रोल्ड बाय। देखिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को इस्तेमाल करते हैं, और ये हमसे इस बार जो क्वेश्चन था 2020 में पेपर था उसमें पूछा भी क्या हुआ था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इस्तेमाल होता है। होता बेसिकली यूँ है कि जो
हमारा सल्यूट होता है वो अपने आप को दो इमिसिबल जो पोर्शन होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं, ठीक है, या पार्टीशन लॉ भी इसको नाम बोलते हैं। तो पार्टीशन लॉ इसमें इस्तेमाल होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। और ये जो लॉ होता है ये कहता है कि जो सल्यूट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन टू इमिसिबल पोर्शन या स्टेट या फेज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी अमाउंट ऑफ दी सल्यूट, यानी जितना मर्जी सल्यूट होगा वो इक्वली ही यानी कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इफ़ दी वैल्यू ऑफ डी इज़ वेरी स्मॉल, अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो विच मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन इज़ यूज्ड। देखें के डी या डी सिंपल अगर आपके पास लिखा हो के डी या सिंपल डी लिखा हो, इसका एक ही मतलब हो, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, ठीक है। देखें अगर के डी की वैल्यू हो लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज हो ना, तो फिर हम बैच प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, बैच प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं अगर लार्ज हो तो। अगर स्मॉल हो तो फिर हम कंटिन्यूस सेपरेशन करते हैं, कंटिन्यूस मेथड इस्तेमाल करते हैं। अगर वेरी स्मॉल हो ना, वेरी स्मॉल, तो फिर काउंटर करंट हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास होगा, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। उसके बाद है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड क्वालिटी कंट्रोल, मेटल सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड मेटल्स। तो इन सभी में इसको हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को। मल्टीपल एक्सट्रैक्शन इज़ गिवन बाय, देखें मल्टीपल एक्सट्रैक्शन जब हमने बात की ना कि जब क्या बोलते हैं कि डी की जो वैल्यू होती है बहुत ही स्मॉल होगी, तो उस वक़्त हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा तरीका, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन का। और इसी को हम मल्टीपल एक्सट्रैक्शन का नाम भी देते हैं, जिसको एलसी क्रेग ने डिस्कवर किया था, ठीक है। एलसी क्रेग एक साइंटिस्ट है जिसने काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन यानी मल्टीपल एक्सट्रैक्शन का आइडिया हमें दिया। वोलाटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल एनालाइट्स कैन बी एनालाइज थ्रू, देखें वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल जो जितने भी सैंपल होते हैं उनका हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में एनालिसिस करते हैं, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स आई यूजुअली अपीयर इन डैश इन यूवी विजिबल। यूवी विजिबल लाइट में ये डार्क नज़र आते हैं जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये नॉन फ्लोरिसेंट होते हैं, डार्क होते हैं, इसलिए इनके एनालिसिस के लिए हम आयोडीन वेपर्स का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा आयोडीन वेपर्स को एज ए लोकेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं फॉर एरोमेटिक कंपाउंड या नॉन फ्लोरिसेंट कंपाउंड जो होते हैं। अ स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्बेंट फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम एड्जॉर्बेंट इस्तेमाल करते हैं जो कि एलुमिना है, ठीक है, एलुमिना या सिलिका जेल इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमन एक्सट्रैक्शन इज़ ईथर एक्सट्रैक्शन, जो है ये कॉमन हम लैब में भी इसको परफॉर्म करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड बाय अ मोबाइल फेज टू स्वैप अ कंपोनेंट फ्रॉम द स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज यानी हमारे सैंपल का निकलना बाय यूजिंग मोबाइल फेज, उस टाइम को हम बोलते हैं रिटेंशन टाइम। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एडवांस टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एडवांस जो होती है वो HPL से होती है, जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के सैंपल, बायोलॉजिकल सैंपल वगैरह का एनालिसिस करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज़, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो असेंडिंग भी हो सकती है, डिसेंडिंग भी हो सकती है, रेडियल या सर्कुलर भी हो सकती है, रेडियल या सर्कुलर या ये 2D हो सकती है, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग जो होती है ये तो एक लैब में भी परफॉर्म करते हैं। रेडियल या सर्कुलर जो होती है जब हमारे पास RF जो वैल्यू होती है, RF वैल्यू अगर स्मॉल हो, तो उस वक्त हम रेडियल का इस्तेमाल करते हैं। और जो 2 डिमेंशनल हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है ये उस वक्त इस्तेमाल करती है जब हमारे पास RF की वैल्यूज़ मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स की वो सेम हो जाएं, तो उस वक्त इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इट्स मीन कि
आंसर नंबर डी, यानी ऑल मेथड जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में। विच इज़ लोकेटिंग एजेंट इन TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में लोकेटिंग एजेंट जो होता है उस सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिला के, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड हो सकता है, क्रोमिक एसिड हो सकता है, KMnO4 हो सकता है, सीरिक सल्फेट हो सकता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना नॉट इन्वॉल्व इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी आयन एक्सचेंज भी हो सकती है, कॉलम में हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म कर सकते हैं, पार्टीशन भी हो सकती है। एब्जॉर्प्शन बेसिकली किसी भी क्रोमेटोग्राफी में नहीं होती, ठीक है, एड्जॉर्प्शन भी हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 23। द प्रोसेस of washing out a compound through a column using a solvent, सॉल्वेंट को इस्तेमाल करते हुए किसी कंपोनेंट का निकालना, उस प्रोसेस को हम नाम बोलते हैं इल्यूजन, ठीक है। टाइप्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ बेड, बेड की बेस के ऊपर दो किस्म की होती है, प्लेनर हो सकती है या प्लेनर लाइक पेपर लाइक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और कॉलम हो सकती है जो कि कॉलम के अंदर परफॉर्म की जा सकती है। जी क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ़ यू वांट टू सेपरेट आउट अमाइनो एसिड गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट इज़, आप अमाइनो एसिड की सेपरेशन करना चाह रहे हैं तो N-ब्यूटानॉल, एसिटिक एसिड और वाटर, इसका कॉम्बिनेशन आप सेट करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। इफ़ द वैल्यू ऑफ RF इज़ सेम फॉर कंपोनेंट्स देन मेथड इज़ यूज, अभी हमने पढ़ा पीछे कि जब मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की जो RF वैल्यू होती है वो सेम हो जाए तो हम 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। अमाइनो एसिड लोकेटिंग एजेंट, अमाइनो एसिड को देखने के लिए निनहाइड्रिन मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। आइजाटीन और साकागोची, ये तीनों के तीनों हम लोकेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए अमाइनो एसिड को। विच वन इज़ शुगर लोकेटिंग एजेंट, तो शुगर को देखने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए। कलरलेस एंड नॉन फ्लोरिसेंट कंपाउंड्स कैन बी लोकेटेड बाय यूजिंग, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो कलरलेस या एरोमेटिक या नॉन फ्लोरिसेंट कंपाउंड होते हैं, जो कलर्ड नहीं होते, उनको देखने के लिए हम आयोडीन वेपर्स का इस्तेमाल करते हैं। जी तो नेक्स्ट है फोटोडेंसिटोमेट्री इज़ यूज्ड। देखें TLC में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो प्लेट होती है उसके ऊपर जो हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है यानी सेपरेशन हो जाती है, तो उसके ऊपर हम लाइट गिराते हैं और चेक करते हैं कि लाइट कितनी अंदर तक जा सकती है, और उस स्पॉटिंग का वो जो हमारा कंपोनेंट या एनालाइट लगा होता है जो सेपरेट हो चुका है उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि कितनी लाइट अंदर तक गई है। तो इस तरीके से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं TLC में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोडेंसिटोमेट्री का नाम देते हैं। उसके बाद इन नॉर्मल फेज़ क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज़ इज़, देखिए नॉर्मल फेज़ में जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो पोलर होता है। एक रिवर्स फेज़ क्रोमेटोग्राफी भी होती है। रिवर्स फेज़ और ये नॉर्मल फेज़ जो हैं दोनों HPLC की टाइप्स हैं। तो नॉर्मल फेज़ में हमारा स्टेशनरी फेज़ पोलर हो जाता है, लेकिन रिवर्स फेज़ में जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो नॉन पोलर हो जाता है। मस्ट रिमेंबर दिस वन। उसके बाद है इन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी पार्टिकल्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में जो पार्टिकल होते हैं वो सेपरेट होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ साइज़, यानी मालिक्यूल का साइज़ कितना है, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर सेपरेशन होती है इन साइज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है द डिटेक्टर इन HPLC में डिटेक्टर UV विजिबल इस्तेमाल करते हैं, मैस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स भी, यानी ऑल ऑफ देम, ये सभी के सभी डिटेक्टर हम HPLC में यूज़ करते हैं। उसके बाद है HPLC कैन एनालाइज द सैंपल लाइक ब्लड सैंपल, बायोलॉजिकल सैंपल, टेक्सटाइल सैंपल, या ऑल ऑफ देम।
देखें ये हमसे 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि HPLC की हेल्प से हम कौन से सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं। तो हम बायोलॉजिकल सैंपल हों, ब्लड सैंपल हों, बायोलॉजिकल सैंपल हों, टेक्सटाइल हों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो, मेडिसन हो, जिस वास्ट एप्लीकेशन है HPLC की, ठीक है, आजकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो इससे हम ये सारे के सारे एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास वोलाटाइल सॉल्यूट कैन बी एनालाइज्ड, यानी ऐसे सैंपल जो कि जिनमें हमारे रिक्वायर्ड कंपोनेंट हैं और वो वोलाटाइल होते हैं, तो उसको किस में हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो उसको हम गैस क्रोमेटोग्राफी में स्टडी करते हैं, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी को ये हमने लेक्चर में भी बात की थी कि उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे सैंपल वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल होंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। अ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इन विच मोबाइल फेज इज एन इनर्ट गैस। अब गैस क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टाइप है जिसमें हम कोई इनर्ट गैस लेते हैं एज ए मोबाइल फेज, लाइक नाइट्रोजन ले लेते हैं, लाइक आर्गन ले लेते हैं, लाइक हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो ये सारी की सारी इनर्ट गैसेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं एज ए मोबाइल फेज इन गैस क्रोमेटोग्राफी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ मोर प्रोडक्टिव। याद रखिएगा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं ना, तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा परफॉर्म किया, एक दफ़ा एक्सट्रैक्शन की है, फिर आपने दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा की है, तो ये जो मल्टीपल एक्सट्रैक्शन होती है ना, मल्टीपल स्टेप एक्सट्रैक्शन होती है, ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, ज़्यादा यूज़फुल होती है। आप ज़्यादा जो है ना सेपरेशन की परसेंटेज एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिलेगी। सो मल्टीपल स्टेप एक्सट्रैक्शन इज़ मोर प्रोडक्टिव एज़ कम्पेयर टू सिंगल, डबल या कोई भी हो, ठीक है। मल्टीपल स्टेप आप करेंगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। ड्राइंग एजेंट यूज़ इन वैक्यूम डेसिकेटर, ये आपकी FSC में भी है। कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारी के सारे हम इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग एजेंट के तौर पर इन वैक्यूम डेसिकेटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट साइज़। साइज़ के बारे में हमने बात की थी कि जितना जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा उसका साइज़ उतना ही कम होता जाएगा, और उसके बरक्स हमने बात की थी कि जितना किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा उसका साइज़ उतना ही बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, इट्स मीन कि स्मॉलेस्ट साइज़ इसका है। अगर मैं आपसे कहूँ कि माइनस है एक ऑक्सीजन, फिर -2 के साथ है, कोई -3 के साथ है, तो इनका साइज़ बताएं जी किसका ज़्यादा होगा। सिंपली मीन कि इसका ज़्यादा होगा जिसके ऊपर -3 है, ठीक है। यानी पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज आएगा जितना ज़्यादा आता जाएगा उसका साइज़ उतना कम होता जाएगा, लेकिन नेगेटिव केस में जितना चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 41, पीरियड 6 इन पीरियोडिक टेबल कंटेन विच ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पीरियड नंबर 6 में 32 एलिमेंट्स होते हैं, और इन 32 में ज़ाहिर सी बात है S ब्लॉक से भी ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ P से भी रखते हैं, D ब्लॉक से भी रखते हैं, और F भी है। F चूँकि इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स होते हैं, तो इस वजह से D ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है मोजले कंक्लूडेड बाय द एक्सरे स्टडीज़ ऑफ द एलिमेंट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट डिपेंड upon। देखें एटॉमिक नंबर को लेके मोजले ने स्टडी की, उसने 38 एलिमेंट्स की स्टडी की। तो जब उसने स्टडी किया तो एटॉमिक नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर होता है। तो जो प्रोटॉन नंबर होता है, चूँकि पहले जो हमारा पीरियोडिक टेबल था वो था बेस करता था एटॉमिक मास की बेस के ऊपर, तो उसने ये स्टडी किया कि भाई जो एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर है वो उसके लिहाज से जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अच्छे अंदाज में बयान की जा सकती हैं। इस वजह से ये समझ लें कि एक करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हर एक एलिमेंट की। तो इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक
नंबर की बेस पे अरेंज किया गया, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर। नेक्स्ट है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखें जो न्यूलैंड है ये एक म्यूज़िशियन था, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये होता है कि हर 8th एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी फर्स्ट वन के साथ रिपीट करता है, यानी फर्स्ट वाले के साथ मिलता है। डोबरिनर ने लॉ ऑफ ट्राइएड दिया। अलराजी ने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर जो है ना एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट किया, लाइक मेटल और नॉन मेटल में। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपको पता है मॉडर्न, उसने दिया हुआ है। हैवीएस्ट मेटल, अगर हैवीएस्ट मेटल जो है ना वो ओस्मियम है, और जो लाइटेस्ट मेटल है वो लिथियम है, और जो मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव वो फ्रांशियम है। मोस्ट रिएक्टिव इज़ फ्रांशियम, लाइटेस्ट इज़ लिथियम, हैवीएस्ट इज़ ओस्मियम, और मैंगानीज जो होती है, मैंगानीज मोस्ट ब्रिटल होती है, ये मोस्ट ब्रिटल होती है। तो हमसे पूछा है हैवीएस्ट मेटल, तो हैवीएस्ट जो होगी वो ओस्मियम होगी। रेयरेस्ट मेटल, जो रेयरेस्ट है, नायाब है, रोडियम है, ठीक है। और आपको पता है जो सबसे महंगी है वो प्लाटिनम होती है। टंगस्टन जो होती है वो सबसे हार्ड होती है। और एल्यूमिनियम जो होता है ये भी आपको इल्म है कि मोस्ट अबंडेंस होती है इसकी, यानी अर्थ क्रस्ट में ये 8% पाई जाती है। देखें नेक्स्ट है 46, बोरोन हैव डायगोनल रिलेशनशिप विद। पहले तो डायगोनल रिलेशनशिप को समझें। डायगोनल रिलेशनशिप ये होता है कि सेकंड पीरियड जो है ना पीरियोडिक टेबल का, सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अब सेकंड पीरियड वाले जो ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 4 तक के जो एलिमेंट हैं सेकंड पीरियड के, वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, लिथियम है पहले ग्रुप का, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। और इसी तरह जो सेकंड हमारा है, यानी पहले ग्रुप ने सेकंड वाले के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो किया, पहले ने सेकंड वाले के साथ शो किया। इसी तरह सेकंड वाला तीसरे के साथ करेगा और तीसरे वाला चौथे के साथ करेगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे चेक करें, बोरोन है तो बोरोन तीसरे ग्रुप का मेंबर है, तो तीसरे ने 4 के साथ शो करना है डायगोनल रिलेशनशिप। तो बोरोन जो है वो सबसे पहला मेंबर है सेकंड थर्ड ग्रुप का, तो ये यहाँ पे कार्बन आता है और यहाँ पे सिलिकॉन आता है, तो इसलिए सिलिकॉन के साथ ये अपना डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटेड विद, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पॉलिंग ने भी स्टडी किया, हमें पता है कि उसी की बेस पे फ्लोरीन को हाईएस्ट नंबर दिया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फोर्ड आलर्ट ने भी इसकी स्टडी की, मोलिकन ने भी इसकी स्टडी की। ये तीनों ऐसे बंदे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टडी किया, तो ऑल ऑफ देम जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन इज़ लेस बेसिक। देखें बेसिक और एसिडिक जो चीज़ है, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ज़्यादा, देखें मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक, तो हमसे पूछा गया है बेसिक, तो इट्स मीन कि जिसमें जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना क्या होगा, तो इट्स मीन कि इसमें सबसे कम ऑक्सीजन है, सबसे कम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये लेस बेसिक होगा, ठीक है। विच लैंथेनाइड इज़ ओनली रेडियो एक्टिव ऑल अदर्स नॉन रेडियो एक्टिव। देखें जो लैंथेनाइड होते हैं ना हमारे पास, वो सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा मेंबर है
प्रोमीथियम ऐसा मेंबर है जो कि रेडियो एक्टिव है। और यही हमसे इस दफ़ा पूछा गया हुआ था 2020 में क्वेश्चन कि वो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि लैंथेनाइड से ताल्लुक़ रखता है। तो प्रोमीथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इससे ताल्लुक़ रखता है लैंथेनाइड से। और जो एक्टिनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनाइड्स सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ एसोसिएटेड विद, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट होती है। और इसी की बेस के ऊपर एक हमारा फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट, लाइक बी से अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है n × n+1, तो स्क्वायर रूट। इस तरीके से हम जो है मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी बेस के ऊपर ये n जो है ये नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसी बेस के ऊपर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो करती है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, उसको इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, n × n+2 होता है, सॉरी n × n+2 होता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि अगर आपने फाइंड आउट करना है किसी चीज़ में कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो करता है या पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, अगर तो और एक होते हैं हमारे पास डायामैग्नेटिक और एक होते हैं पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक आपको पता है जो अट्रैक्ट हो मैग्नेट की तरफ, और डाया वो होते हैं जो रिपेल हों। अगर आप किसी एलिमेंट के अंदर फाइंड आउट करते हैं, उसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें 8 उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं या 16 आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं तो आप कहेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है, अगर नहीं हो रही तो आप कहेंगे कि वो डायामैग्नेटिक है, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर आप किसी एलिमेंट के अंदर उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन करते हुए वो आ गई है 8 या आ गई है वो 10 या आ गई है वो 16, तो इट्स मीन कि वो पैरामैग्नेटिक है, अदरवाइज़ वो डायामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 1। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई मैं मिस्टेक कर गया हूँ तो उसको ज़रूर नॉमिनेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।